डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अकरम है। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। और जब हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना होता है व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और मॉलिक्यूल्स को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने इन चीज़ों को देखना होता है कि हम मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स के कम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं। अब कम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए हमें इस चीज़ के बारे में जानना होता है केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। अब इसको डिफाइन इस तरह से करें कि जो बॉन्ड है इसका मतलब होता है अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स, अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स। और बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हों तो उसे बेसिकली मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर असल में इस चीज़ को ही सीखना है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी अट्रैक्शन की जो बेसिक वजह है वो कौन सी है। अब उसमें से देख लेते हैं। बॉन्ड का मतलब ये हुआ अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स, कि दो एटम्स को जब जोड़ा जाए तो उसे हम बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसमें वर्ड यूज़ किया जा रहा है केमिकल बॉन्ड। हाउ एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, कि एटम्स आपस में कंबाइन किस तरह से होते हैं। उसमें यह है, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। बॉन्ड की 2 कैटेगरीज होती हैं जो ज़्यादातर हम देखते हैं। उसमें फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं। सेकंड कैटेगरी जो इसकी है वो है कोवलेंट बॉन्ड। इसमें देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आयंस जो हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं। अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कि यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो इस तरह से हो कि उसमें आयंस हों। और ज़ाहिरी बात है जब हम आयंस को स्टडी करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं मज़ीद। व्हाट इज़ मीन्ड बाय आयन। आयन किस उसे कहते हैं कि जब कोई भी एटम रिएक्शन करने से पहले अपनी वैलेंसी का इस्तेमाल करता है। वैलेंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन करवाने के लिए उसकी खुद कैपेबिलिटी क्या है। मे बी आ केटाइन उसकी कैपेबिलिटी हो, मे बी आ एनाइन, हो सकता है वो एनाइन के तौर पर जाना जाता हो सकता है वो केटाइन के तौर पर। अब इसकी आयंस की 2 कैटेगरीज हैं, एक है केटाइन, एक है एनाइन। केटाइन जो है वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर वो जिस कैटेगरी में आएगा उसे केटाइन कहेंगे और वो आयन बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा है एनाइन। ऐसा एटम जब वो रिएक्शन करवाना चाहता है किसी से, आयंस बनते ही तब हैं जब वो किसी के साथ जुड़ जाना चाहते हों, बॉन्ड बनाना चाहते हों। जब वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहते हैं, उसकी किस कैटेगरी में वो एटम आएगा। अगर वो आयंस बनाता है, वो रिएक्शन करवाना चाहता है अपने साथ वाले एटम्स के साथ, तो रिएक्शन करवाने के लिए वो अपनी वैलेंसी का इस्तेमाल करता है। अब वैलेंसी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो उसके आउटर मोस्ट शेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3 कैटेगरीज हैं। अगर उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो अपने आप को केटाइन के तौर पर दिखाता है। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और आयंस बन जाएगा। फिर एक कैटेगरी होती है जो एनाइंस की होती है, वो होती है 5, 6 एंड 7। उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो। बेसिकली हर एटम जब वो रिएक्शन करवाना चाहता है
तो रिएक्शन करने के बाद वो अपने आप को स्टेबिलिटी में ले जाता है। हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो स्टेबल बनाने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को या लूज करता है किसी के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, कि जब वो किसी एटम से रिएक्ट करेगा तो वो या हो सकता है वो लूज कर रहा हो सकता है वो गेन कर रहा हो। तो हमने दोनों कैटेगरी इसमें देख ली हैं कि उसने लिंक बनाना है। अगर उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक लूज करेगा, फिर भी कैटायन कहलाएगा। 2 होंगे तो वो लूज करेगा, 3 होंगे तो वो लूज करेगा। अगर उसके पास 5 हैं इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट का इस्तेमाल करना है। ऑक्टेट मीन ऐसा एटम जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है ड्यूप्लेट, एक होता है ऑक्टेट। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े छोटे होते हैं, वो ऑक्टेट का इस्तेमाल नहीं करते। उसके अंदर मैक्सिमम कैटेगरी ये होती है कि वो अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। अब वो जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं जैसे ड्यूप्लेट का नाम दिया जाता है। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऑक्टेट में 100% कंप्लीट करेंगे ताकि वो अपने आप को स्टेबल शो करें। अब यहाँ पर कैटेगरी दोनों में आ जाती है। अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 गेन करेगा। अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 गेन करेगा। अगर उसके पास आखिरी शेल में 7 है तो 1 गेन करेगा। तो ये सारी जो गेन्स और लूज करने की कैटेगरी है, इससे बेसिकली वैलेंसी के नाम से जाना जाता है। दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी जो टोटली डिपेंड ऑन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये एक यूनिक सी प्रॉपर्टी है, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं तो ये सारा काम करते हैं। तो बेसिकली हम इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड, कि इसकी 2 कैटेगरीज मेन है, जिसमें हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में बातें हैं। हमें पता होना चाहिए कि आइंस क्या होते हैं। आइंस में 2 कैटेगरीज होती हैं, केटाइन एंड एनाइन। केटाइन में ये होता है कि ऐसा एटम जो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मे बी अ 1 लूज, मे बी अ 2, मे बी अ 3। इसी तरह से ऐसे एटम्स कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे तो वो एनाइन बन जाएंगे, वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसा बॉन्ड जो आयंस की फॉर्मेशन के बाद बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये एक केमिकल बॉन्ड कंडीशन है। अब ज़ाहिरी बात है हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग की बात कर रहे हैं। बॉन्ड बेसिकली ये होगा कि हम लिंकेज बिटवीन 2 एटम्स बात कर रहे हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जिक्र आ रहा है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन की बात हो रही है तो वो आयनिक बॉन्ड में शामिल हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब शेयर कौन करेगा? जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कैटेगरी शेयरिंग में आ जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो कार्बन है। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेंगे कि कार्बन किस तरह से अपने आप को शेयरिंग में इस्तेमाल करता है। अब हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में देखा है, अ लिंकेज बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी एग्जांपल जो आपको दी गई है आने वाले वक्त में, वो टॉपिक जो है वो है आपका आयनिक बॉन्ड। हम इस आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से जानेंगे कि किस तरह से जो है वो बॉन्ड क्रिएट होता है और किस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा लिंकेज था। देखें बेटा, अब टॉपिक है आपका आयनिक बॉन्ड। इसको सबसे पहले इजीली तौर पर इसको खुद से डिफाइन कर लेते हैं। अब देखें ना, सबसे पहले बॉन्ड है, हमने शुरू में पढ़ लिया था, अ लिंकेज बिटवीन 2 एटम्स। अ लिंकेज बिटवीन 2 एटम्स। हमें ये तो पता लग गया है कि 2 एटम्स के दरमियान जुड़ने वाला जो ताल्लुक है उसे बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें कैटेगरी जो यूज़ की जा रही है वो हमने देखनी है आयोनिक। अ लिंकेज बिटवीन 2 एटम्स, आप लिखना है बाय कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom।
अब इसके बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान में हमने बॉन्ड क्रिएट करना है बाय कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ पर शेयरिंग की बात नहीं हो रही। एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। तो मीन एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है दूसरे एटम के पास, और दूसरा जो है उसी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। एक लूजर होगा और दूसरा गेनर के तौर पर जाना जाएगा। ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब हम इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल जो कौन सी दी गई है। आपके बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी गई है वो है सोडियम क्लोराइड, पेबल सॉल्ट है जो हम घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इसकी एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखें सोडियम और क्लोरीन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम इसमें देखें कि सोडियम एटम और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बॉन्ड बनने के बाद एक मॉलिक्यूल बन रहा है। सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन गैस एक एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कम्बिनेशन की जो बेसिक वजह है वो हम देख लेंगे कि एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, एक क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और लूज और गेन करने के बाद उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया है। ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब ये दोनों एलिमेंट जो गेन करता है इनका सारा डिपेंड, दोनों का डिपेंड जो है ये टोटली डिपेंड कर रहा है उसकी वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी को मैंने पहले समझा दिया है कि हर एटम की कैपेबिलिटी होती है रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी। एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। अब दोनों एटम्स या दोनों एलिमेंट्स आपस में लूज और गेन इसलिए कर रहे हैं कि ये टोटली डिपेंडेंट हैं अपने आउटर मोस्ट शेल पर, कि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उसी पे डिपेंड करता है कि वो लूज करेगा या गेन करेगा। सिंपल। अब सोडियम लूज क्यों कर रहा है तो हमने उसमें देख लिया है कि सोडियम के पास मे बी 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, वो उस कैटेगरी में आएगा, वो कैटायन फॉर्मेशन करेगा। अगर हमने यहाँ गेन लिखा है क्लोरीन के बारे में तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं, तो उस कैटेगरी में आएगा 5, 6, 7, यानी कि इसमें से किसी एक कैटेगरी में आएगा। अगर उसके पास 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर उसके पास 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर उसके पास 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एनाइन बन जाएगा। बेसिकली हमने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आइंस करनी है। जब हम इस मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो इससे पहले उन्होंने इस वक्त ये एलिमेंट अपने आप को न्यूट्रल फॉर्मेशन में है, जब ये कंबाइन होंगे तब ही अपने आप को आइंस बनाएंगे। जब तक वो रिएक्ट नहीं करेंगे वो अपने आप को आइंस में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि आइंस कभी भी फ्रीली हालत में ज़्यादा देर अपने आप को जो है एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। इसलिए जब भी वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं उस दौरान ही ये आइंस आपस में फॉर्मेट होते हैं, और उसके बाद वो कंबाइन होते हैं, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल होता है वो आयनिक बॉन्ड की वजह से एक नया मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब हम इसके बारे में तफसील से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है। देखें, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, ये इसका एटॉमिक नंबर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। आपको इसका भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और आपको फिर ये भी पता होगा कि जितना प्रोटॉन्स किसी एटम के पास होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे और ये उसके शेल के अंदर मौजूद होते हैं। बेसिकली हमने शेल्स को देखना होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, और उसकी तादाद के बाद हमने उसकी वैलेंसी के बारे में जानना होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट्स मीन इसके पहले शेल में फर्स्ट शेल
2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल होना चाहिए। अब उसके पास 2 कैटेगरीज हैं, या वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसके साथ वो रिएक्शन करवाना चाहता है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एटम को दे दे जिसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आखिरी शेल के अंदर ऑलरेडी। अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं तो उसके लिए बेस्ट और आसान तरीका ये होगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर देगा। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर देगा तो जिस एटम के साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसके पास ऑलरेडी 7 है, तो उसके लिए इजी वे ये होगा कि वो उसको लूज करके अपने 8 पूरे करवा दे, और जब वो इसको लूज करेगा तो वो खुद ब खुद उस कैटेगरी में चले जाएगा जो पहले से ऑक्टेट बन जाएगी। सो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। सो वो लूज करने के बाद ये वाला सोडियम एटम जब लूज करेगा तो लूज करने के बाद अपने आप को ऑक्टेट में रूल में अप्लाई कर देगा और वो अपने आप को स्टेबल बना लेगा। इसी तरह से हम इसको देखते हैं कि सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन लूज कैसे किया। अब सोडियम ने लूज कैसे किया उसकी रीज़न हमने देख ली है कि उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये था कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वह अपना एक ही इलेक्ट्रॉन उस एटम को लूज कर दे जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब सोडियम जो है पहले न्यूट्रल था, एरो बनाए, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब आपने लूज करवाना हो तो एरो के बाद इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखें, 1 इलेक्ट्रॉन लूज, फिर आपने प्लस लिखना है कि उसके बाद वो आयन बना, तो सोडियम आयन, यानी कि ये इसका मतलब होता है एक प्रोटॉन उसके पास ज़्यादा हो गया है। हम इस चीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर जो था वो था 11, मीन प्रोटॉन उसके पास 11 थे। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ज़ाहिर बात है बराबर थे, 11 थे, और वो अपने आप को न्यूट्रल पहले कंसिडर किया था जब तक उसने रिएक्ट नहीं किया था। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 10 रह गए और उसके पास प्रोटॉन 11 हो गए। इसका मतलब ये था अब वो न्यूट्रल नहीं है, अब वो आयन बन चुका है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। इसी तरह से हमने उसके ऊपर पॉजिटिव साइन शो किया है, इससे ये जाहिर होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ है और प्रोटॉन ज़्यादा हुए हैं। इसका मतलब ये था कि जब उसने लूज किया तो उसके पास प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हुई। बेसिकली हमने यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद लिखनी होती है। अब हमने दूसरी कैटेगरी देखनी है कि किस एटम ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वो है क्लोरीन। क्लोरीन, अब क्लोरीन के एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 17। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 होंगे, और जाहिर बात है अगर प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होने चाहिए। ये न्यूट्रल एलिमेंट था जब तक उसने रिएक्ट नहीं किया था। अब इसकी हम शेल में देख लेते हैं। इसके फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 8, और थर्ड शेल के अंदर इसके पास इलेक्ट्रॉन है 7। अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था, जो सोडियम ने इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया था अपना, और इसी क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गेन किया और अपने आप को स्टेबल बना लिया। इसका मतलब ये है कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इसके ऊपर जो वैलेंसी चढ़ी गई वो थी -1, मीन इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ चुका है। हम इसकी कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन की इक्वेशन शो करते हैं। जब हमने गेन करवाना हो तो हमने लेफ्ट साइड पर प्लस शो करके एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, और गेन करवाने के बाद हमने इसको आयंस में चेंज करना है। ये आपने जहन में रखना है कि ये वैलेंसी आपने तब शो करनी है जब वो लूज या गेन करेगा। आपने यहाँ से उससे कुछ नहीं छेड़ना। पहले न्यूट्रल था, आपने एक इलेक्ट्रॉन उसमें गेन करवाया और फिर उसके बाद इसने ये शो किया। अब हमने दोनों आयंस को कंबाइन करना है। देखें, अब हमारे पास सोडियम आयन था,
और हमारे पास क्लोराइड आयन था। जब दोनों आयंस फॉर्मेट हो गए, फॉर्मेशन के बाद ये आपस में कंबाइन होंगे और एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। इस बॉन्ड को नाम देंगे आयनिक बॉन्ड। अब बेसिकली ये लिंकेज बना था टू एटम्स के दरमियान में, और टू एटम्स कौन थे? एक सोडियम था और एक क्लोरीन था। आयनिक का मतलब होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइंस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइंस। ये असल में आइंस की फॉर्मेशन के बाद ही ये दोनों एटम्स को जोड़ा है, और उसने जोड़ने के बाद जो बनाया है वो बनाया है NaCl। ये कंपाउंड है, ये इसकी एग्जांपल हमने ले ली है, यहाँ पर आप शो कर रहे हैं NaCl। तो सोडियम आयंस के बारे में हमने देखा ये किस तरह से बना और उसने अपने ऊपर पॉजिटिव क्यों शो किया, ये हमने सारी चीज़ें तफसील से पढ़ी हैं। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन क्यों आया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया, उसके पीछे क्या सारी हकीकत थी वो भी हमने सीख लिया। और फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्यों ज़रूरी था, और आखिरकार आयनिक बॉन्ड क्यों बना, और सोडियम क्लोराइड बन चुका है। अब हमने सारी तफसील इसके बारे में पीछे सारी सीख भी ली है, पढ़ भी ली है। जब आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा तफसीली कंसेप्ट आ चुका होगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको स्टडी करना। थैंक यू सो मच बेटा।